ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज 13th लेक्चर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, और आज इसका हम मेजर पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे. सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट करने रह जाएगा, विच इज मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर. और मैंने शायद पिछले कुछ लेक्चर्स में बोला भी है कि गैल्वेनोमीटर वाला पार्ट हम 4th चैप्टर कंप्लीट करने के बाद करेंगे. ठीक है, क्योंकि उसमें हमें कुछ चीजें लगेंगी जो 4th चैप्टर में आप सीखोगे. ठीक है, यस मैम. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले एज पर द बेसिक रिदम ऑफ द लेक्चर, मुझे बताओ आपने लास्ट क्लास जब भी हुई थी क्या पढ़ा था. यहाँ कल लिखा है, पर आप समझ जाओ कि आपकी लास्ट क्लास को ये बता रहा है. मैम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. मैम मिक्स्ड ग्रुपिंग बताई थी आपने. राइट सोनिया, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हमने उससे पहले वाले लेक्चर में किया था. ऑल्दो मिक्स्ड ग्रुपिंग भी वही है, बट थोड़ा एडवांस पॉइंट था उसका. तो हमने मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स देखा था. और क्या करा था? अच्छा याद है ना, इस मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में क्या करा था हमने? n नंबर ऑफ सेल्स एक रो में, ऐसी m रोज ली थी, है ना. फिर E इक्विवेलेंट, I इक्विवेलेंट, I मैक्स, वो कंडीशन ये सब निकाला था. इसके अलावा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर. बिल्कुल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर. एनर्जी डिसिपेटेड. ओके. फिर हमने पढ़ा था पावर डिसिपेटेड बाय रेसिस्टर. यस मैम. यस मैम. और मैम रेजिस्टर और एनर्जी डिसिपेशन ही पढ़ा था. ये पढ़ा था वी आई स्क्वायर आर, है ना, v स्क्वायर बाय आर, ऐसा. और अगर बात एनर्जी की करें, I square RT RT या मैम V स्क्वायर बाय R इनटू V टाइम. square into T and VIT. वेरी नाइस. और एक चीज और थी, मैम जब करंट कांस्टेंट ना हो, इन दैट केस 0 से t I स्क्वायर आर dt, दिस इज एनर्जी Yes. डिसिपेशन. ठीक है, ओके. ये सब हो गया कि कल हमने क्या पढ़ा था. आज का टारगेट क्या है वो बताते हैं. देखो, आज ना हम सबसे पहले जो कल हमने बल्ब वगैरह पढ़ना रह गया था वो करेंगे, क्योंकि बल्ब से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में. ठीक है, तो हम बल्ब को स्टडी करेंगे. हाँ जी बेटा. मैम और स्क्रीन रिफ्रेश कर लिया बट आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है. आई गेस स्क्रीन का इशू नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने भी ज्वाइन किया हुआ है तो मुझे स्क्रीन विजिबल है. बाकी को भी विजिबल है क्या? हाँ, तो एक बार बेटा देखो, हो सकता है. हाँ देखो, सभी को विजिबल है. मैम एक बार भी हाँ मैम एक बार रीजॉइन करके देख रहे हैं. हाँ, देखो, एक तो बल्ब को पढ़ेंगे और आज हम मीटर ब्रिज को स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, सो ये गुड न्यूज है आपके लिए कि हम फाइनली एंड ऑफ द चैप्टर पे आने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ. मैम क्या आज तो बल्ब पढ़ना था ना. 2 टॉपिक पढ़ेंगे. क्या बोल रहे हो? वॉइस ब्रेक कर रही है काफी. मैम आज ये 2 टॉपिक पढ़ेंगे, बल्ब और मीटर ब्रिज. हाँ, और आपने क्या गुड न्यूज दी थी? नहीं, यही गुड न्यूज है ना कि फाइनली आप लोग मीटर ब्रिज तक आ गए. मीटर ब्रिज मतलब एंड ऑफ द चैप्टर हो गया ना, सिर्फ पोटेंशियोमीटर ही बचा है. यस मैम. ओके, मैम इस चैप्टर में तो सच में रुला दिया. मैम इतने सारे लेक्चर्स लगते फिर भी नहीं खत्म हुआ अभी तक. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. अब हम, आपने कभी कोई बल्ब वगैरह अगर देखा हो तो यूजुअली उस पर कुछ ऐसा मार्किंग होता है, कुछ वॉट वो डिलीवर कर रहा होता है, कोई उस पर वोल्ट वगैरह लिखा होता है. इसका मतलब क्या होता है? इस स्टेटमेंट का, इस रीडिंग का मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब सिंपल है. ये बोलता है कि 100 वॉट का जो पार है, ये बल्ब तब डिसिपेट करेगा, ये पार तब रेडिएट करेगा जब उसे आप 220 वोल्ट प्रोवाइड कराओगे. अगर आप उससे कम या ज्यादा कराओगे तो पार 100 वॉट रेडिएट नहीं करेगा. 100 वॉट किसकी कॉरेस्पॉन्डिंग है? जब आपने 220 वोल्ट डिलीवर कराया है. इज दैट ओके? यस. यस मैम. तो इसका मतलब है
that on delivering 220 volt, this bulb radiates या फिर समझ लो dissipate 100 वॉट। ठीक है, अब देखो एक चीज समझो, जब भी आप इंडियन हाउस होल्ड्स की बात करते हो तो इंडियन हाउस होल्ड्स में हमारे पास 220 वोल्ट ही होता है। जो भी हमारे घर है उसमें जो भी लाइट आ रही है उसमें जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको सिर्फ पार मेंशन है तो आप ये चीज खुद से अज्यूम करोगे कि वो पार 220 वोल्ट की कॉरेस्पॉन्डिंग लिखी हुई है। उसके बाद आपको सेल क्या डिलीवर कर रहा है, क्या वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज ए डिफरेंट केस कंप्लीटली। लेकिन उससे पहले अगर सिर्फ पार लिखी हुई है, कुछ और मेंशन नहीं है, तो आप 220 वोल्ट के साथ जा सकते हो। ठीक है मैम 220 से भी तो वोल्ट कम होता है। क्या बेटा? मैम जैसे यहाँ पे 220 वोल्ट दिया हुआ है मैम, इससे कम भी तो होता है। हाँ बिल्कुल, आप उसको 110, 150, 100 कुछ भी दो, पर 100 वॉट पार नहीं निकलेगी, पार उसकी फिर डिफरेंट हो जाएगी। गुड इवनिंग विभाग। अच्छा, आप कुछ लिख रही हैं? नहीं मैं लिख नहीं रही, मैं भी चैट बॉक्स देख रही थी। तो शैली, अभी हमने जिस टॉपिक स्टार्ट किया है, और स्टार्टिंग इससे हुई है कि अगर कोई बल्ब है, बल्ब के पास 100 वॉट 220 वोल्ट ऐसी मार्किंग है, तो उनका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जब आप उस बल्ब को 220 वोल्ट देते हो, वो आपको 100 वॉट का पावर देता है। अगर 220 वोल्ट से कम दोगे, ज्यादा दोगे, तो 100 वॉट पावर नहीं मिलेगी, कुछ कम बढ़ती मिलेगा। ठीक है, सो ये मतलब होता है 220 वोल्ट इंडियन हाउस होल्ड्स में वोल्टेज जाता है, इस पर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जाती है। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन में सिर्फ पावर गिवन है, कुछ वोल्टेज मेंशन नहीं है बल्ब के साथ, तो आप मान के चलोगे कि वो 220 वोल्ट पर आपको बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देखना कि वो सीरीज में किसी सेल से कनेक्टेड है कि पैरेलल में कनेक्टेड है, फिर वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा वगैरह वगैरह बात की चीजें। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी। अच्छा देखो, वॉट का आपको ऐसा यूनिट पता है क्या होता है, मतलब सॉरी पावर का, एक तो वॉट होता है, इसका मतलब क्या होता है 100 जूल पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 100 जूल एनर्जी डिलीवर करना। राइट मैम हाँ, बोलो किसी को कोई डाउट है? मैम हाँ एक मिनट, शैली बोलो। मैम ये वॉट की ऐसा यूनिट है, जूल पर सेकेंड। वॉट को ही जूल पर सेकेंड बोलते हैं ना। शैली आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, एक बार फिर से बोलो। मैम आपने अभी बल्ब का टॉपिक स्टार्ट करवाया है? हाँ ये स्टार्ट हुआ है अभी। ओके मैम। ठीक है, अब देखो आपने कभी देखा होगा कुछ बल्ब कुछ ही सर्टेन इंस्टेंस में बहुत ज्यादा ब्राइट होते हैं, कई बार डिम होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? अब उसके लिए ना एक एग्जांपल देखते हैं। आई डोंट नो आपने बल्ब नोटिस किया कि नहीं, कितना प्यारा बना रखा है मैंने। मैम सारे केसेस में 220 वोल्ट होगी। हाँ अगर मेंशन नहीं है, मेंशन कर रखा है, तो ऑब्वियसली हम अपना क्यों सोचेंगे। देखो जैसे कि एक बल्ब है लेट्स से, ठीक है, ये 100 वॉट डिलीवर कर, घर में 220 वोल्ट ही तो जाती है। हाँ जी, ये इंडिया की लाइक सिग्नल्स की जो है फ्रीक्वेंसी सेट है 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट। अभी ये वाली चीज ना आपको ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ोगे तब समझ में आएगी। सोचो, ये मुझे पता है कि ये वाला जो बल्ब है 220 वोल्ट पे 100 वॉट डिलीवर करेगा, लेकिन मैंने फिर भी इस बल्ब को लेट्स से कितना 110 वोल्ट प्रोवाइड कराया, तो अभी कितनी पार रेडिएट करेगा, आपको क्या लगता है? मैम 50 वॉट 50 वॉट 50 वोट। बिल्कुल, पर ऐसा होगा 50 नहीं। वोल्ट। Let's check it out। ठीक है, एक तो केस ये है, और एक केस समझ लो कि इसको आप यहाँ पे दिखा देते हैं थोड़ा सा सही सा बना के, कि इसी बल्ब को ना आप 440 वोल्ट प्रोवाइड करा रहे हो। कुछ भी रैंडम वैल्यूज मैंने ली हुई है, ठीक है, तो दिस वुड बी योर केस 1 एंड दिस वुड बी योर केस 2। 200 वॉट हाँ 200 वॉट
आप बस आपने ऐसे सोचा ना कि वोल्टेज डबल करा दिया, वोल्टेज हाफ करा दिया, अपनी पावर भी हाफ कर दिया, डबल कर दिया, 25 ऐसे वाट नहीं में होता, ऐसे नहीं होता। लेट्स सी, आप सबसे पहले केस फर्स्ट को कंसिडर करो, और केस फर्स्ट कंसिडर करने से पहले भी मुझे एक चीज बताओ, जब आप ये ट्रांजिशन करा रहे हो वोल्टेज का, इसमें क्या चीज कांस्टेंट रहेगी और क्या चीज चेंज होगी, ये बताओ। समझ में आया मैंने क्या पूछा? मैम एक बार रिपीट कर दो। मैंने ये बोला कि हमें जो ट्रांजिशन करा रहे हैं ना कि 220 वोल्ट उसको मिलना चाहिए 100 वॉट के लिए, लेकिन हम उसको 110 वोल्ट दे रहे हैं या 440 वोल्ट दे रहे हैं, तो माय क्वेश्चन इज कि इस ट्रांजिशन के दौरान ये जो रिडक्शन या आप बढ़ा रहे हो पावर को, वोल्टेज को, उसकी इस बीच क्या चीज सेम रहेगी बल्ब के रिस्पेक्ट में, और क्या चीज चेंज होगी? कांस्टेंट रहेगी। मैम उसका वो जो पावर कितनी एमिट कर सकता है मैम करंट में भी मैम वो देखो, अगर आप ध्यान flow से समझोगे तो रेसिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि रेसिस्टेंस इज ड्यू टू दिस टंगस्टन वायर, फिलामेंट वायर जो है उसकी वजह से है, तो रेसिस्टेंस इज गोइंग टू बी सेम, राइट? रेसिस्टेंस सेम रहेगा, लेकिन वोल्टेज ऑब्वियसली वी चेंज, करंट, पावर, ये सब चेंज हो जाएगा। यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना इस चीज को कि जब भी कुछ चीज कांस्टेंट रहती है तो हम उसको बेस बनाते हैं दो सिचुएशन के बीच कोई रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए। याद करो, जब आपने कभी थर्मल फिजिक्स पढ़ी होगी तो मैंने ऐसे बोला होगा कि हमने कोई वायर जो है उसको खींच के बड़ा कर दिया, द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स वगैरह पढ़ा होगा, तो हम क्या बोलते थे कि लेंथ डबल हो गई है, एरिया निकालो, एरिया डबल कर दिया, लेंथ निकालो। तो क्या बेसिकली मेन सोल क्या था उस कॉन्सेप्ट का कि भाई वॉल्यूम कांस्टेंट रहा होगा, तो हम पहले केस का वॉल्यूम निकालते थे, दूसरे निकालते थे, बराबर करके हमको पुराने और नए वेरिएबल्स में रिलेशन मिल जाता था। सिमिलरली यहाँ पर रेसिस्टेंस कांस्टेंट है, तो यही हमको रिलेशन प्रोवाइड कराएगा। अब मैं आपको एक बार बताती हूँ, आप केस फर्स्ट डिस्कस करना कि जब आपने किसी का माइक ऑन है प्लीज, शैली माइक ऑन करो। ओके, सबसे पहले हम केस फर्स्ट डिस्कस करते हैं जब हम 220 वोल्ट को 110 वोल्ट वाली जगह पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो, अब बेटा इनिशियली आपको पावर कितनी मिल रही थी? 100 वॉट। 100 वॉट। वोल्टेज आपको 220 वोल्ट मिल रहा था। सेकंड केस में हमें पावर निकालनी है, पी प्राइम मान लेते हैं, और वी प्राइम आपको 110 वोल्ट मिल रहा है। दोनों केसेस में रेजिस्टेंस तो वोल्टेज 110 है ना? हाँ तो बेटा 110 ही तो रखी है। वी प्राइम देखो, इनिशियली तो 100 वॉट है ना, वहीं से तो ट्रांजिशन कराने 220 वोल्ट से। ओके मैम। देखो ये फॉर्मूला था P is equals to V square by R। यहाँ से आप R का वैल्यू निकाल सकते हो, V square by P, है ना? यस मैम। तो V square is nothing but 220 का स्क्वायर अपॉन P is 100 वॉट, राइट? अब आप इधर आ जाओ P प्राइम V प्राइम पर। यहाँ पर निकालने के लिए आप कैसे करोगे? R तो सेम रहेगा, आपको P प्राइम निकालना है, यानी कि V का स्क्वायर। उसे P डैश में V स्क्वायर बाय R की जगह R की वैल्यू रख देंगे। ओके, वी विल चेक इट। देखो 110 का स्क्वायर हुआ, R का वैल्यू आप यहाँ पर रख दो। ये R का वैल्यू फर्स्ट केस में मतलब P वाले केस में भी सेम है और P प्राइम वाले केस में भी सेम होगा। तो R का वैल्यू आ जाएगा 220 का स्क्वायर इंटू 100। अब देखो इधर आप इसको कट करोगे तो 4 बचेगा ना, क्योंकि नीचे 2 का स्क्वायर है, और 100 by 4 25 वॉट आएगा। तो जो आपको लग रहा था कि 50 बचेगा वो एक्चुअली 25 बचेगा। ओके मैम। ओके मैम। मैम मतलब फॉर्मूला ऐसा ही लगेगा ना मैम? ऐसे क्वेश्चन 10th में पैरेलल में आते थे मैम। क्या बेटा? मैम ऐसे क्वेश्चन आते थे। हाँ, मतलब इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि आपको रेसिस्टेंस इक्वल रहता है, तो आपको रेसिस्टेंस वाली चीज निकालनी है। अब देखो, अब इस केस में ये 100 वॉट तक जल सकता था। 100 वॉट पे अगर ये मतलब पावर रेडिएट करता तो ब्राइट होता, लेकिन 25 वॉट पे चला गया यानी कि डिम होगा। ठीक है, तो आप समझ में आए कि डिम क्यों होता होगा। अच्छा, अगर हम इसका केस सेकंड डिस्कस करें, केस सेकंड क्या बोलता है हमसे? अपने डिम एक बार और
केस सेकंड में 400 वॉट आएगी। ओके, ये सेकंड बोलता है कि पावर 100 वॉट है, वोल्टेज 220 वोल्ट था, लेकिन आपने इसको ट्रांजिट करा दिया और आपने इसको क्या करा दिया, 440 वोल्ट करा दिया, है ना। पी प्राइम आपको निकालना है। तो बेटा सिंपल सी चीज है, आर पहले वाला भी सेम रहेगा, बाद वाला भी। देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना आई गिव यू अ सजेशन कि भाई तुम सॉल्यूशन मतलब लाइक कैलकुलेशन मत करो, उसको ना रेशियो में रहने दो। जैसे 220 का स्क्वायर अपॉन 100 रहने दो, वो कट आ जाएगा, बेकार में कॉम्प्लिकेट नहीं करना खुद के लिए। यहाँ से आप आर का वैल्यू निकालोगे तो वी स्क्वायर बाई पी आ जाएगा, यानी कि 220 का स्क्वायर अपॉन, ओके वी विल चेक इट आउट। यहाँ पर आप जब बी प्राइम के लिए आओगे तो पी प्राइम इज व्हाट, 440 का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, मतलब आर रख दोगे तो 220 का स्क्वायर इंटू 100। मैम अब आपकी आपकी स्क्रीन स्टक नहीं है। मैम स्टक नहीं है। ओके, या अभी भी 4 का स्क्वायर बचेगा, 400 आ जाएगा। है ना, 400 आ जाएगा। अब देखो ये ज्यादा ग्लो कर जाएगा। अब मुझे ये नहीं पता कि थ्योरेटिकली मतलब अभी इस क्वेश्चन में हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि पॉसिबल है कि नहीं। हमारा मेन फोकस क्या था कि हम इस वाली बात तक पहुंच पाए कि ब्राइटनेस जैसे बल्ब 400 आया है तो मैम ब्राइटनेस ज्यादा होगी, और अगर मैम Exactly. तो डिम होगा। हाँ, आपको बस ये कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश करना था कि brightness of a bulb is directly proportional to the power it is radiated or it is dissipated। क्या किसी को इस चीज को समझने में दिक्कत हुई? टीम कब आती है क्या बेटा? मैम? टीम कब आती है? जब उसको वोल्टेज कम मिल रहा है तब आएगी ना? एग्जैक्टली जब देखो यही तो मैंने यहाँ लिखा है, ब्राइटनेस इज डिपेंडिंग डायरेक्टली अपॉन दी पावर। आपने पावर रेडिएशन उसका कम कर दिया क्योंकि वोल्टेज कम कर दिया, तो ब्राइटनेस उसकी डिम हो गई, कम हो गई, राइट? It means bright light is going to be emitted. Exactly. क्या बोल रहे हो गुंजन? मैम जैसे जो बल्ब वोल्टेज होता है मिलना चाहिए होता है जिससे टीम आती है। देखो इट्स मोर लाइक कि आपकी कंट्री में क्या प्रोवाइड हो रहा है। तो हमारी कंट्री में 220 वोल्ट प्रोवाइड हो रहा है, तो मेरे पास जो मैक्सिमम चीजें 220 वोल्ट पर, क्योंकि हम तो 440 वोल्ट नहीं दे पाएंगे, है ना। हम तो मैक्सिमम 220 वोल्ट देंगे। कई बार थोड़ा बहुत वोल्टेज हाइक कर जाता है तो बोलती नहीं कि वोल्टेज चेक करो शायद फ्लक्चुएट कर रहा है, सुना होगा अगर घरों में। मैम तो जैसे जब हम एक बल्ब को कंटिन्यूअसली ब्लो कराते हैं तो मैम वो बहुत हीट अप हो जाता है, तो उसका भी रीजन यही है। बेटा हीट हो रहा है, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मैम फिर तो वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ डिफरेंट करंट है। मैकेनिज्म, राइट। अभी ना आप एक काम करो, एक दो क्वेश्चन करो, इट वुड गिव यू लिटिल बिट क्लैरिटी ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, एक बार एक आध क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर मेरे पास 3 बल्ब्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 100 वॉट, 50 वॉट, 25 वॉट। वो मैंने उन तीनों को एक 220 वोल्ट सेल के क्रॉस कनेक्ट किया। ठीक है, अब मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड सब क्या लिखा हुआ है कि कौन ज्यादा ब्राइट होगा या कौन बराबर डिम होगा, जैसा भी होगा आपको जो लगता है। वॉट है ये सबको, यहाँ पे भी वॉट है। ठीक है, ट्राई दिस क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है, और अभी टाइम हो रहा है 2026। आप इसको सॉल्व करो, 2030 तक मुझे आंसर करो। ठीक है, ऑप्शन लिख देना ABCD व्हाटएवर। मैम एक बार ये बता दो कि मैम जो ये सिंबल है मैम, इनमें से कैपिटल वाले का कौन सा है, लेस वाले का कौन सा है? मैम इनमें कंफ्यूजन होती है। अच्छा देखो, एक सिंपल सी लेमन लैंग्वेज में बताती हूँ कि जिधर की तरफ मुंह खुला हुआ होता है ना वो बड़ा होता है, ठीक है, जिधर बंद है वो छोटा है। मैम सबसे ऑप्शन नहीं है मैम मैम, जो हाई वोल्टेज जो प्रोवाइड होता है तो मैम उससे शॉर्ट सर्किट भी होने के चांसेस रहते हैं ना? क्या 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 फिर से बोलो। मैम जैसे हाई वोल्टेज अगर प्रोवाइड करेंगे किसी भी चीज को तो मैम उससे शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस रहते हैं ना? बिल्कुल, वो चीजें खत्म मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी खराब हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनको डिजाइन ही नहीं करा उस वाले वोल्टेज तक पे, मतलब बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पे फंक्शन करने के लिए। ठीक है, ओके मैम। हाँ बिल्कुल विवेक, फ्यूज लगाते हैं टू सेव एंटायर थिंग। अगर ज्यादा करंट फ्लो कर जाए, ज्यादा वोल्टेज आ जाए तो वो फ्यूज ही ब्रेक हो जाए कि पूरे हाउस होल्ड में। आपने ये चीजें पढ़ी होंगी क्लास 10th में, बड़ी बेसिक है। हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल सेटिंग एक टॉपिक रहता है 10th क्लास में। मैम आपका क्वेश्चन। ओके रेशम, आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, बट ट्राई कि ये वाली चीजें दोबारा ना, मैंने हमेशा बोला है नेट, फोन बैटरी, इन सब की वजह से क्लासेस नहीं मिस होनी चाहिए। ठीक है, बाकी आई कैन अंडरस्टैंड।
मैम इसका ऑप्शन ए है ना? ओके, अभी आप मार्क करो, अभी 3 मिनट है, डालो आंसर्स, देन आई लेट यू नो। एंड ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि सबने ए डाला हुआ है इसीलिए। या अंडरस्टैंड रेशम, दैट्स फाइन। मैम इसमें करेक्ट बताना है ना? हाँ, और रेशम किसी भी चीज में डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है? क्या बोल रहे हो साक्षी? मैम इसमें करेक्ट बताना है ना? सीक्वेंस बता करंट नहीं, पार बतानी, कौन सा ज्यादा ब्राइट होगा। देखो लिखा हुआ तो है, अरेंज देम अकॉर्डिंग टू देयर ब्राइटनेस। ओके मैम। मैम ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मैम ऑप्शन ए करेक्ट क्यों नहीं है मैम? पावर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना ब्राइटनेस के, तो फर्स्ट वाले का ज्यादा पावर है तो उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। ये कहीं निकालोगे तब तो आएगी ब्राइटनेस, फॉर्मूले से Okay, निकलेगा। we'll discuss it. Okay, don't make noise. अभी आप लोग सिर्फ अपने आंसर्स सॉल्व करो और ड्रॉप कर दो। आपका ए आ रहा है, आपका और कोई नहीं आ रहा तो ठीक है, हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? शोर नहीं करो। 2 मिनट और रह गई है, किसी और को ट्राई करना है तो कर लो। मैंने सिर्फ अपनी तरफ से हिंट दिया कि भाई ए आंसर नहीं है, अगर ए को करके रुक गए तो थोड़ा और सोचो, ठीक है? क्योंकि अगर तुम क्वेश्चन में खुद से स्ट्रगल नहीं करोगे, तुम्हें क्वेश्चन याद नहीं रहेंगे। यहाँ मैं सोल्यूशन दे रही हूँ, कहीं और कोई और सोल्यूशन दे देगा, है ना? बुक्स में सोल्यूशंस होते हैं, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। थोड़ा सा जो प्रॉब्लम से, ठीक है? ट्राई करो। मैम बी होगा पक्का। चारों ऑप्शन दीजिए। हाँ, तो शान ने तो 4 ही सेलेक्ट किया है, वो तो गलत होता ही नहीं है। जैसे मेरी स्क्रीन स्टक नहीं होती, ऐसे तो शायद भी गलत नहीं होता। मैम हमने भी यही पैटर्न अपनाया है। वो मैम तो मैंने नहीं। नया आंसर डाला है, नया आंसर डाल दिया ना मैंने बी। गूगल से चेक करके डाल। नहीं नहीं हम भाई सारे बच्चे ABCD बोल रहे हैं। सही है, चलो ठीक है। 8:30 हो गए, तुम लोगों ने जितना सोचना होगा सोच लिया होगा, आई गेस। मैं तो एक ही ब्राइटनेस होगी तीनों में। मतलब ठीक है, अभी हम चेक करते हैं। मैम। तो सेम है, तो शायद सेम अरे ही मैम है। पहले मेरा कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है ठीक है ठीक है, जस्ट कम हियर। मुझे ये पावर तो दिया हुआ है, तो क्यों पावर दोबारा निकालना मैम? अभी रुको, अभी रुको रुको। देखो मैं तुमसे बोला था कि कभी आपको सिर्फ पावर मेंशन्ड है तो आपको अपने आप से अज्यूम कर लेना है कि वो 220 वोल्ट पे डिलीवर कर रहा होगा, ठीक है? तो 100 वॉट ये वाला फर्स्ट वाला बल्ब 220 वोल्ट पे दे रहा होगा। सिमिलरली ये भी 220 वोल्ट पर आपको डिलीवर कर रहा होता है, और ये भी, राइट? अब प्रॉब्लम क्या है कि ये तीनों एक सेल से कनेक्ट है जो तीनों को 220 वोल्ट दे रहा है। बेटा सीरीज में कनेक्टेड है, पैरेलल में नहीं है। तो ये 220 वोल्ट तीनों के अक्रॉस डिवाइड हुआ होगा V1 V2 V3 कर कर। ये तो सीरीज का सिस्टम होता है कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो अब हमें V1 V2 V3 निकालने के बाद वो चीजें निकालनी है, ठीक है? सबसे पहले हर सिचुएशन में जो एक चीज कांस्टेंट रहेगी वो है रेसिस्टेंस, है कि नहीं? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें पता है P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। अच्छा होगा कि अगर मैं यहाँ से रेसिस्टेंस निकाल लूं, तो मैं क्या करूंगी, मैं यस यस यू आर राइट। ठीक है, एक सेकेंड। ये मैम 220 है और पी है 100। क्या बेटा? अच्छा, रेसिस्टेंस का वैल्यू दे रहे हो? देखो Yes, ma'am. हाँ, R1 हो जाएगा V स्क्वायर कितना है? 220 है ना? उस पर पहला वाला बल्ब 100 वॉट डिलीवर कर रहा है। इसको ऐसे रखो, सॉल्व नहीं करना। हम इसका इसको सॉल्व नहीं करना, सॉल्व मत करो भाई, बात तो सुनो मेरी, सॉल्व मत करो इसे, रहने दो ऐसे ही। जब भी कभी तुम्हें अरेंज करना हो ना, तो इट्स बेटर कि तुम उसे मैथमेटिकली सॉल्व मत करो। ये कॉमन फैक्टर्स निकल के आएंगे, ऐसे आंसर आएगा,
मिल गया। यहाँ पे आप समझ रहे हो कि न्यूमरेटर हर केस में सेम है, तो जिन जिन का डिनोमिनेटर छोटा होगा उनका वैल्यू बड़ी होगी, तो यानी कि R3 सबसे बड़ा होगा, R2 उससे बड़ा होगा, और मतलब इस तरह से ये अरेंज होंगे। यस मैम। ठीक है। यस पर फिलहाल मुझे रेसिस्टेंस तो चाहिए नहीं था, मुझे तो पार्ट चाहिए थी। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि हमें निकालना है एक बल्ब को मिल कितना रहा है, राइट, दैट्स द कॉन्सेप्ट। तो मुझे पता है कि V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, कुछ ऐसा मिल रहा होगा। सही बात है। यस मैम। सीरीज कॉम्बिनेशन में खाली यही कॉन्सेप्ट नहीं होता, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक कॉन्सेप्ट और होता है कि करंट होता है सेम। तो क्या मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जो मुझे करंट और रेसिस्टेंस को कनेक्ट कर दे? तो बिल्कुल है, P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R। I अब सब में सेम है, तो आप समझ रहे हो क्या दिमाग चल रहा है कि अब I सब में सेम है, तो पावर और रेसिस्टेंस को मैं रिलेट कर सकती हूँ। यहां से मुझे मिल गया कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। तो जो भी यहाँ पे वैल्यूज रेसिस्टेंस की आई थी ना, वही पावर का भी होगा। यानी कि तक नहीं है। एग्जैक्टली सही कह रहे हो, नहीं है। मैम एक बार दोबारा बता दीजिए, अब मैंने ये कंफ्यूजन हो रहा है नई इसमें। ट्रिक निकाली कभी है। होती नहीं है। हाँ, एक सेकेंड, ये स्क्रीन बस पहले से और बेहतर हो जाए। यस, मैम देखो जो रेसिस्टेंस का सिस्टम था वही पार का गया। एक सेकेंड, ठीक है ना। एंड दिस इज योर ऑप्शन सी। अब मुझे बताओ एक एक करके क्या समस्या है, किसको है। मैम मेरे को एक कंफ्यूजन हो रही है, सारा एक बार बता दो दोबारा ये वाला क्वेश्चन। यस मैम, हमें ऑप्शन ही बताने की देखो, सोच लिया। सिंपल से समझो, आपको यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन दिया हुआ था, तो सबसे पहले ना आपको एक एक स्टेप करके रिलेशंस निकालने। मैंने आपको बोला आपको ध्यान रखना है, जो भी पावर मेंशन अगर उनके अक्रॉस पोटेंशियल नहीं दिया हुआ तो वो सारी चीजें आपको 220 वोल्ट पे गिवन है। इज दैट ओके? तो यहाँ पे मुझे 100 वॉट, 50 वॉट, 25 वॉट जो तीनों बल्ब की दे रखी थी वो 220 वोल्ट पे दी हुई थी। लेकिन आपको एक बात फील करनी पड़ेगी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो एक सेल आप लगाते हो वो सेल पोटेंशियल हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है। हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में बोला था कि जो रेजिस्टेंस है वो सेम रहेगा, और इस वाले क्वेश्चन में रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, वो कैसे पता चला? बेटा बल्ब भी तो डिफरेंट है, बल्ब सेम थोड़ी है। अगर बल्ब डिफरेंट होगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, और सीरीज में इसमें करंट सेम है। ऑब्वियसली अगर आप ध्यान से देखो तो जब मैंने 100 वॉट को I स्क्वायर R से लेके गई तो मैंने वहां R थोड़ी चेंज किया, R के हिसाब से पहले वाली चीज निकाल दी थी, क्योंकि रेसिस्टेंस थोड़ी चेंज होगा भाई। लेकिन ये तो है कि ना आपने 3 बल्ब हैं तो 3 का डिफरेंट होगा। तो मैम इसमें जो फर्स्ट वाला है उसकी लाइट सबसे ज्यादा डिम होगी, और थर्ड वाले की सबसे ज्यादा मतलब कि dark होगी। एग्जैक्टली। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि एक बार फटाफट से क्वेश्चन देखो जिन्हें डाउट है, और शांति से सुनो, ठीक है, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करना। इस क्वेश्चन में जब आपने देखा कि एक मिनट 220 वोल्ट को 3 के अक्रॉस लगाया तो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना, यानी कि 220 वोल्ट तो किसी पे भी नहीं आ रहा, तो कोई भी अपनी लिखी हुई पार्ट्स पे तो रेडिएट नहीं करने वाला है कि नहीं। अब जिसके पास रेसिस्टेंस कम होगा, मुझे अब पहले मैंने रेसिस्टेंस को अरेंज किया, फिर मुझे याद आया कि मुझे वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन में जाना ही क्यों। सीरीज कॉम्बिनेशन की तो एक क्राइटेरिया और है ना कि करंट सेम होता है। अगर मैं करंट के बेसिस पे पावर को निकालूं तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो मैंने P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R वाला लिया। एक सेकंड बेटा, P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R वाला रिलेशन लिया, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और जो रेसिस्टेंस का पैटर्न था वही P3 मतलब वही आपको पावर का मिल गया। अब बताओ मुझे क्या पूछ रहे हो, कौन पूछ रहा है बताओ। मैम अगर ये पैरेलल में हुए बल्ब तो मैम फर्स्ट ऑप्शन हो जाता। अगर पैरेलल में होता तो ऑब्वियसली फिर तो बहुत ईजी था, हमको वोल्टेज वाला मतलब सेम रखना होता। यस मैम। इसका आंसर Okay. सही है। हाँ बेटा, ऑप्शन सी है। सही तो बोला था मैम। नाइस। छाया और मनीष आप बताओ, मनीष आप बताओ। मैम मैम ऐसे भी हम जैसे कि पूरा ना निकाल के हम अगर हमें जल्दी करना है तो जिसका सबसे कम रहेगा उसकी सबसे ज्यादा पावर होएगी, ऐसे करके कर सकते हैं। बेटा ये रेजिस्टेंस रटने वाली चीजें नहीं है ना, आपको कल को वो जरूरी थोड़ी सीरीज में देगा, वो सीरीज पैरेलल कंबाइन करके दे दे। मैम तो पीछे का पैरेलल में कॉन्सेप्ट तो पता है, अदरवाइज सीरीज में रहे तो फिर ऐसे कर सकते हैं। पैरेलल में तो हमें पता है अगर इक्वल है व्हाट तो इफ दे कंबाइन द बल्ब, व्हाट इफ दे गिव यू अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, तो इन दैट सिचुएशन आपको केसेस की बैक स्टोरी पता होनी चाहिए ना।
यस मैम। That's why you have to go through the concept मैम completely. अगर पैरेलल होता तो मैम फर्स्ट ऑप्शन में जाता ना हमारा। सेकंड होता, पैरेलल होता तो सेकंड। अभी पैरेलल वाला करते हैं, रुक जाओ 2 मिनट शांत रहो। छाया आप बताओ, आपको क्या डाउट है बेटा? मैम नो मैम, जो मनीषा ने बोला वही बोलना था। ओके, तो अभी आप उसको फील करोगे कि आपको बैक स्टोरी पता होनी चाहिए। शैली बताओ। मैम एक बार बीच वाला पोर्शन दोबारा से बता दो। कौन सा वाला बच्चे? मैम इसका बीच वाला पोर्शन, मैम ये वाला रेशियो तो समझ में आ गया मैम, जिसका रिलेशन लिया है पेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये वाला दिक्कत है कैसे लिया? भाई, रेसिस्टेंस में देखो सबके न्यूमरेटर सेम है, सिर्फ डिनोमिनेटर जिसका कम होगा उसका वैल्यू ज्यादा होगा ना। अगर डिनोमिनेटर कम है तो फ्रैक्शन ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो सिंपल, जिसका डिनोमिनेटर कम डिनोमिनेटर थर्ड का है, फिर सेकंड का, फिर फर्स्ट का, तो उस हिसाब से हमने अरेंज कर दिया। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 करो। देखो ये रहा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा? बी ऑप्शन है। मैम इसका बी है। बी। मैम बी। मैम ए बनेगा मैम। ऑप्शन बी है। ठीक है, अभी आराम से देखो, तुम आराम से टाइम लो और करो। देखते जो बच्चे आंसर करते हैं ना, उनमें से 1-2 को सही लगते हैं, बाकी नेगेटिव मार्किंग साथ लेकर आते हैं। बड़ा गुस्सा आता है मैम जैसे ये पहले बोल देते हैं। मैम ऑप्शन ए होगा। बेटा आप कोई भी मुझे ऑप्शन नहीं बताएगा अभी। 41 तक ना तुम अपने चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, मैं सबका आंसर देखती रहूंगी। ठीक है, जो गलत होगा देना लेट यू नो, ड्रॉप कर दो। मैम ये 250 वोल्ट है फिर 220। क्या बेटा? मैम जो ये वोल्टेज है 250 है या फिर 220? 250 वोल्ट लिखा हुआ है जो आपको सेल यहाँ पे दे रखा है। भाई साहब कैसे लड़ रहे हो तुम चैट बॉक्स में? सर तक फोड़ने तक आ गए हो तुम। किसका क्या कर दिया किसने? ऑफलाइन में होता ना मैम तो मारा धाड़ी हो जाती अभी तक। मैं तो सबसे पहले क्लास छोड़ के भागती, मेरे को पता नहीं बच्चे कैसे लड़ गए मेरे सामने। तो आप शांत पता नहीं फिर कोई बचता या नहीं बचता, आपस में भिड़ लेते हैं। से पहले तुषार ने कहा है कि तो अच्छा है, पढ़ाई कर लिया करो तुम, पढ़ाई कर लिया करो। मैम गुंजन ने बोला था ना कि ये पहले आंसर बोल देते दिमाग खराब हो जाता है, तो मैंने अच्छा। बोल दिया खोपड़ी होता है। भाई पूरा सेंटेंस तो कवर कर, क्या बोलना चाहता है। समझ गए, मैं समझ गई वो जो बोलना चाह रहा था। हम गुंजन तक आना चाह रहे थे। ठीक है मैम देखो बच्चे चैट बॉक्स में आंसर सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन का। अब मैं बता दूं, अब मैं पहले बता दूं इसमें से सही आंसर किसका है। सबसे पहले वो सही आंसर किसने दिया है? बताओ मैम। हाँ बता रही हूँ सही। आई तो सही है। अरे भाई साहब, ओके तुमने 1 मिनट, ये तो तुषार ABCD वाला है। मैम किसका आंसर सही है? ऑप्शन ए सही है सबसे पहले, आई गेस। मैम मैंने दिया था सबसे पहले। हाँ डाला था मैंने। इशिका ने दिया है, यस। मैम दीक्षा, मैम मैंने दिया ना। मैम मैंने भी दिया है। अरे रुक जाओ, ऑप्शन ए सही है मैम या बी? ऑप्शन ए। चलो अभी एक बार चेक करते हैं कैसे। अब सब अपने माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ फटाफट से माइक ऑफ, चुपचाप शांति से सुनो। अब जब ये आपको बल्ब दिया है यहाँ पर, तो तीनों बल्ब जो ये पार्ट डिलीवर कर रहे हैं ये 220 वोल्ट पर कर रहे हैं, इनके अक्रॉस 250 वोल्ट लगा हुआ है। अब एक बात बताओ, कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये है कि P is equals to V square by R। अब यहाँ पे सभी केसेस में क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो V is going to be same। ठीक है,
V is same, तो P is inversely proportional to R. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और कुछ हमें करना ही नहीं है, हमें बस फर्स्ट केस में R निकाल लेना है, सेकंड केस में निकाल लेना है, और ऐसी थर्ड केस में निकाल लेना है. इनको अरेंज कर देंगे और पार आ जाएगी. तो क्या दे रखा है 150 25, ये तो वही वाले हैं. मैम मैंने बस उसका रेसिप्रोकल कर लिया क्योंकि जो पैरेलल होता है मैम उसमें वोल्टेज सेम होता है ना, और वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसलिए. बिल्कुल बिल्कुल. हमने आपको लास्ट पता वाले है का एक R3 is greater than R2 और ये R1 से. तो बस ये इस तरह से आप इनको लिख दोगे, which is your option A. इस सबसे सिंपल था. Is that okay? Yes. Okay. Yes, ma'am. अब पढ़ते हैं वो वाला क्वेश्चन जो कंपटीशन में आया हुआ है. This is your Ma'am. previous year question. हाँ बेटा. मैम मैम लास्ट वाला समझाना एक बार. R3 लास्ट स्लाइड दिखाना. ग्रेटर देन R1 और नीचे आपने जो लिखा R3 लेस देन R2. ये R3 नहीं है, ये P3 है. This is P पावर. मैम R3 के बाद R2 लिखा आपने या R1? बेटा R3 के बाद R2 लिखा है, R2 के बाद R1 लिखा है. उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग P3 P2 P1 उनके ऑपोजिट रिलेशन में आ गए क्योंकि P is inversely related to R. ओके ओके ओके. चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ. ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. दिस इज फर्स्ट बल्ब, दिस इज सेकंड बल्ब एंड दिस इज थर्ड बल्ब. अभी आपसे कह रहे हैं ये आपको सिचुएशन दिया हुआ है, अब बताओ इसमें क्या आंसर सही होगा. इसमें बस पावर P1 P2 P3 की जगह W1 W2 W3 दिखा दिया है. ठीक है. टाइम हो रहा है 20:44 और कोई भी मुझे ब्लंट ऑप्शंस नहीं देगा. मार्क करो और उसको लिख दो. ठीक है, चैट बॉक्स में बस. Okay, ma'am. ओके दैट्स गुड. दीपक एंड तस्लीम. ओके प्रियांशु ने दिया था. मैम आपने ठीक है W1 के बाद क्या लिखा है? बेटा W1 पे मतलब मैंने बता रखा है कि इट इज पावर रेडिएटेड बाय बल्ब 1. ठीक है. सिमिलरली W2 इज पावर रेडिएटेड बाय बल्ब 2 एंड सो फॉर W3. मैम बस एक चीज पूछनी थी. ये जो जैसे ये ए ऑप्शन में आपने ये वाला साइन लगा रखा है, इसका मतलब है कि W1 ज्यादा है W2 से? ना ना W1 बड़ा है W2 से. मैंने बोला ना जितनी तरफ मुंह खुला हुआ है वो बड़ा है. ठीक है. हाँ गुंजन बोलो. मैंने दे मैम दिया. मेरे को तो इसमें ऑप्शन एक ये 60 वाला और वो 60 वाला दोनों तो सेम ही आएगा, तो इसमें से समझ ही नहीं आ रहा कौन सा V2 है कौन सा V1. मैम सी होगा. ऊपर वाला है ओके कोई नहीं, आप लोग बस ऑप्शन से भी ड्रॉप करो. 47 पे भी मैम सी होगा. मैम ए और बी में कंफ्यूजन है. ओके वी विल चेक इट आउट. मैम पहले ऑप्शन में W1 ज्यादा है और W2 कम है. हाँ बेटा. मैम हो गया. ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है. ओके मैम सबसे पहले मैंने दिया था. दैट्स वेरी गुड साक्षी. मैम अभी एक बार देखते हैं. ओके गुड शैली, गुड इशिका. अब देखते हैं कि कैसे करना है इसको. ठीक है. देखो सबसे पहले क्या करें हम. एक ही फॉर्मूला, एक ही बात समझ में आती है कि रेसिस्टेंस को पकड़ लेते हैं, है ना. P is equals to V square by R.
यहाँ से यू विल गेट कि r इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय t। मैम आपकी स्किन स्टक है। मैम तक नहीं पता है, है। आज मैंने तुम्हारी इसी बात का एग्जांपल दिया था 11th वालों को, वो बदतमीज से कहने लगे थे, मतलब बदतमीज नहीं है, प्यारे बच्चे हैं, कि आपकी स्क्रीन स्टक हो रही है और होती है, फिजिक्स वालों की ही होती है ऐसा वैसा। एंड आई वाज लाइक मिलो 12th वाले बच्चे। नहीं है मैम, कभी भी नहीं होती माय क्लास की स्किन स्टक। पता नहीं Thank क्यों you. हमारी बायो की भी हो रही है आजकल। भी नहीं, मैथ वालों की हो रही होगी। मैम बायो की तो बहुत ज्यादा ही होती है। मैम भी नहीं, बस बायो ही में होती है। मैम कराओ क्वेश्चन हाँ, एक सेकंड। ओके, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है कि 250 वोल्ट वो डिलीवर कर रहा है। अब 250 वोल्ट यानी कि इसके अक्रॉस आया होगा और एक इसके अक्रॉस आया होगा। ऊपर वाले में दोनों बल्ब्स के अक्रॉस 250 वोल्ट है, नीचे वाले में सिर्फ थर्ड वाले के अक्रॉस 250 वोल्ट है। ठीक है, चलो ये वाली चीज तो समझ में आती है ना। अब फटाफट से पहले हम रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। बोलो विवेक। मैम इसमें जैसे ये क्वेश्चन में दिख रहा है तो जो 60 वोल्ट वाला और उसमें जो 60 वोल्ट वाले पे बराबर नहीं जाएगा। अभी देखते हैं, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन में देखो मैम ना, और ये अभी तुम ये वाला एक बार जरा बस सुना करो, तुम देखो शायद तुम्हें डाउट्स ना रहे एंड तक ना, पर रुको बस। देखो सिंपली हमने R1 R2 R3 निकाल दिया। अब अगेन आपको पता है R3 इज ग्रेटर देन R2 एंड R2 इज ग्रेटर देन R1, राइट। अब यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट क्या आता है कि हमें पोटेंशियल जो पता है फर्स्ट सेकंड दोनों को मिला के पता है और थर्ड वाले के क्रॉस पता है। तो मैं एक काम करती हूँ, सबसे पहले W3 कैलकुलेट करती हूँ, which would be what? It is P3 ना, यानी कि V स्क्वायर बाई R, तो 250 का स्क्वायर बाय 6 अपॉन R3, राइट। दूसरा चीज जो मुझे पता है वो मुझे पता है W1 प्लस W2 which is 250 का स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2, क्योंकि R इक्विवेलेंट आएगा, सीरीज में कनेक्टेड है तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप सॉरी मैंने यहाँ पे 50 और हाँ वो मैंने पिछले वाला क्वेश्चन कैरी फॉरवर्ड कर दिया, यहाँ पे 60 और 60 आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो R2 और R3 बराबर है, यानी कि एक चीज समझ में आती है, अगर R2 R3 बराबर है और मैं R2 में एक चीज ऐड कर दूं तो ये बड़ी हो जाएगी, है कि नहीं। यानी कि R1 प्लस R2 अगर बड़ा है तो W1 प्लस W2 छोटा होगा W3 से। क्योंकि R1 R2 और R3 डिनोमिनेटर में है, तो अगर ये चीजों में जो भी इनका रिलेशन है उसके ऑपोजिट आपको उनके न्यूमरेटर वाले चीजों का रिलेशन मिलेगा, फ्रैक्शन का रिलेशन मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको सबसे पहले वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है या वो ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं जहाँ W3 छोटा दिख रहा है। तो आप सिंपली देखो, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहाँ W3 बड़ा है। ये क्वेश्चन तो मुझे ये बोलता है कि भाई इससे आगे सॉल्व ही नहीं करना, आंसर सी आ गया है। बट स्टिल अगर मेरे पास एक और ऑप्शन होता जहाँ W3 मैक्सिमम होता तो उस केस में मैं कैसे डील करती, उसके लिए कोई इशू नहीं है। अब मुझे ये देखना है कि बल्ब 1 और बल्ब 2 ये दो बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है ना। तो सीरीज का कॉन्सेप्ट उठा लेते हैं कि P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R, I दोनों में सेम होगा, तो बेसिकली P इज डिपेंडिंग अपॉन R। अब आप देख लो, पहले वाला जो R1 है उसमें अपॉन में 100 है और R2 में 60 है, तो R2 बड़ा हुआ ना। अगर R2 बड़ा है तो आप समझ गए ना कि W2 इज ग्रेटर देन W1। दोनों ही केसेस से आपको ऑप्शन सी मिलता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस के लिए आपको बैक स्टोरी पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन आते हैं और कॉम्पिटिशन में आपको खाली सीरीज और खाली पैरेलल देगा भी नहीं। हाँ बोलो बेटा। मैम क्या बोल रहे हो? मैम रिपीट कर दो इस पेज से। कहाँ से? मैम इस वाले पेज से ही। क्या समझ में नहीं आया, ये वाली चीज बताओ। मैं सुना नहीं था आपने क्या बताया, मैम एक बार दोबारा बता दो। भाई ऐसे मत क्या करो, सुना करो एक बारी में। देखो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, बार-बार। देखो अब ऑब्वियसली जब R2 इज इक्वल्स टू R3 तो आप R2 में कुछ ऐड करोगे तो वो चीज बड़ी हो जाएगी ना। R1 प्लस R2 बड़ा हो जाएगा R3। यस मैम। तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग आप देखो, W1 प्लस W2 और W3 के फॉर्मूले में ये सब डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसका फ्रैक्शन बड़ा होगा, तो W3 बड़ा हो गया।
बस आपको अब देखना है कौन से ऑप्शन में W3 बड़ा है, आप उस चीज को आपको मार्क कर देना है। अब आप जब बल्ब फर्स्ट और बल्ब सेकंड को देखते हो तो बल्ब फर्स्ट और बल्ब सेकंड सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज के अंदर करंट सेम होता है, तो आप P इज इक्वल टू I स्क्वायर R लगा सकते हो, वहां से आपको P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R देखने मिल जाता है, राइट। अब आप बस यहाँ पे लगा लो उसके साथ रिलेशन। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके ठीक है, तो फाइनली करंट इलेक्ट्रिसिटी का वो वाला सारा पार्ट खत्म हो गया है। जो अब तक हम लोग लेकर चल रहे थे कन्वेंशनल पार्ट, जो भी बोलो कॉम्बिनेशन वगैरह सेल वगैरह का, काफी इंपॉर्टेंट है बट हाँ, चाहे तुम्हें कितना भी बोर करे वो, आई डोंट केयर, यू नीड टू रिवाइज इट। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर और कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। एज आई सेड कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर वाला पार्ट 4th चैप्टर के बाद हम पढ़ेंगे, क्योंकि 4th चैप्टर से कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें वहां लेकर जाने हैं। तो अभी हमारा फोकस 2 इंस्ट्रूमेंट्स पे रहेगा, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर पे, ठीक है। चैप्टर कब स्टार्ट होगा, कब तक होगा, मतलब कौन सा मैम नेक्स्ट चैप्टर कब तक स्टार्ट होगा? इट विल टेक टाइम, 2 to 3 लेक्चर्स एटलीस्ट। अब बात करते हैं मीटर ब्रिज की। तो मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट आप लोगों के सिलेबस में होगा आई गेस। इसका यूज हम करते हैं एक अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए। मैम आपकी स्क्रीन स्टक कैसा है? आ गई। टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस, आपके पास कोई एक ऐसा वायर है, कोई ऐसी चीज है जिसका रेजिस्टेंस आपको नहीं पता, किसी ना, तो उसको हम इस मेथड के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू निकाल सकते हैं। दूसरा चीज कि मीटर ब्रिज काम किस चीज पे करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे। तो इट डिपेंड्स अपॉन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। खाली व्हीटस्टोन ब्रिज पे नहीं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पे। आप लोगों में से सभी को बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज आता है ना? यस मैम। और जो बच्चे लेट ज्वाइन करे थे इस बैच में, उनको मैम रिकॉर्डिंग देख ली थी आपकी? देख ली थी, सभी ने देख रखी है ना? यस ठीक है, ओके। फिर भी जस्ट अगर किसी ने नहीं देखी है, वो नहीं बोल पा रहा है, तो एक हल्का सा मैं रिवीजन दे देती हूँ। जब हमारे पास 4 पोटेंशियल पॉइंट्स होते हैं, जब हमारे पास 4 पोटेंशियल पॉइंट्स होते हैं, तब हम बोलते हैं कि शायद ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है ना? आप ध्यान करो तो हमने ऐसे पॉइंट्स लिए थे। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज एक स्पेशल कंडीशन है इस टॉपिक की, और वो है ये वाली मैम, बीच कि अगर फिट हो जाता है, हम बीच वाले का डिस्टेंस को हटा देते हैं। हाँ, कि अगर R1 by R3 इज इक्वल्स टू R2 by R4 है, तो आप ये अज्यूम करते हो कि Vx इज इक्वल्स टू Vy। Vx क्या है? पोटेंशियल एट x, और Vy क्या है? पोटेंशियल एट y। इनका पोटेंशियल सेम होता है। अगर किन्हीं 2 पॉइंट्स जिनका पोटेंशियल सेम है, उनके बीच आप कुछ भी लगाओ, ठीक है, अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो किसी भी तरीके का कोई करंट फ्लो नहीं होता। इस सिचुएशन में I इज इक्वल्स टू 0, और यही वर्किंग प्रिंसिपल है मीटर ब्रिज का। बेटा इस चीज को ना देखो, यहाँ पे हमने जो गोला सा बनाया ना, दिस इज अ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस, एक बार चलो इसको लिख लेते हैं, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड। गैल्वेनोमीटर के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? हमें इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए होता है। मेजर करने के लिए नहीं होता, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए एमीटर होता है। यस मैम। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, डिटेक्ट करता है। एग्जैक्टली, अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द स्लाइटेस्ट अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट। मैम करंट को डिटेक्ट करता है। यस, ठीक है, छोटे से छोटा अमाउंट भी ना वो करंट का डिटेक्ट करता है। और कैसे डिटेक्ट, हमको कैसे पता चलता है? बाय शोइंग द डिफ्लेक्शन। मैम इसकी नीड्स होती है। देखो अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छा, नहीं देखा हुआ तो देखो कुछ ऐसा होता है, यस मैम, यहाँ पर
ऐसे, हाँ यहाँ पे ऐसे निडल लग रही होती है, फिर यहाँ कुछ मार्किंग्स होती हैं। ऐसे मैम यूज भी किया था ये एक्सपेरिमेंट में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है ये। देखो यहाँ पर आप ध्यान से मेरी बात सुनो, जो मैंने अभी पीछे डायग्राम बनाया था, यहाँ पर मैंने लिखा था कि I इज इक्वल्स टू 0। वो सभी डिवाइसेस जो I इज इक्वल्स टू 0 वाले कॉन्सेप्ट पे काम करती है ना, उस पे रिजल्ट्स निकालती है, वो बेस्ट रिजल्ट्स होते हैं, एक्यूरेट रिजल्ट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि I इज इक्वल्स टू 0 ना इज एक्चुअली नोन एज नल पॉइंट मेथड। बेटा आप ध्यान से सोचो तो जो भी एनर्जी डिसिपेशन हो रहा है, कुछ किसी भी तरीके का लॉस हो रहा है, चाहे वो हीटिंग फॉर्म में जा रहा हो, किसी और फॉर्म में जा रहा हो, इट इज ड्यू टू दी करंट मेजरली, राइट। तो जिन मेथड्स में आप करंट ही 0 मान ले रहे हो, वहां सबसे बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। तो आपको ये वर्ड कई बार देखने मिल सकता है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाले पार्ट में, नल पॉइंट मेथड। ठीक है, आपको 2 से 3 डिवाइसेस दी हुई हो, हम एक्चुअली नल पॉइंट ही निकालते हैं ना मीटर ब्रिज के। हाँ एग्जैक्टली, अभी मैं उस पर भी आ रही हूँ, जस्ट वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स। ठीक है, मेरा बस ये कॉन्सेप्ट था कि अगर आपको कभी बोला जाए ना कि 2-3 डिवाइसेस दे रखी है कि कौन सी बेस्ट है, तो कोशिश करो आइडेंटिफाई कर पाओ कौन सा नल पॉइंट पे काम कर रहा है। नल पॉइंट पे जो काम करेगा वो आपको बेस्ट रिजल्ट्स देगा। ठीक है, फिलहाल गैल्वेनोमीटर, हाँ नल पॉइंट मतलब 0 पॉइंट, I इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लग रहा है। मैम ये स्पीड्स वोल्टेज वाला ही है ना प्रिंसिपल। हाँ, अब मैं आपको थोड़ा सा वो बताती हूँ कि यहाँ पे वायर वगैरह का क्या सीन होता है, कैसा मीटर ब्रिज दिखता है। देखो मीटर ब्रिज बोला है तो कुछ मीटर जैसा भी कुछ होगा। तो हमारे पास ना 1 मीटर का स्केल होता है, सॉरी 1 मीटर का वायर होता है जो 1 मीटर लॉन्ग होता है। 1 मीटर बोल दो, आप इसको 100 सेंटीमीटर बोल दो, इट्स टोटली अप टू यू और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मोस्टली हम 100 सेंटीमीटर लेके चलते हैं क्योंकि पॉइंट्स में नहीं जाते हैं, अगर मैं न्यूमेरिकल बेसिस पे बात करूं। ठीक है, अब आप एक चीज बताओ, कोई और कलर लेते हैं, ये लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, इस वायर की ना यहाँ पर हम एक थिक मेटल प्लेट लेते हैं, इस तरह से रखते हैं, ये ऐसे। ये क्या है? इट इज अ थिक मेटल प्लेट। ऐसी ही एक मेटल प्लेट बच्चे यहाँ भी होती है, राइट। अब हम क्या करते हैं, यहां से यहां पर एक रेसिस्टेंस कनेक्ट करते हैं जिसको आर बोल दिया। बेटा यही वो रेसिस्टेंस है जो हमको फाइंड आउट करना होता है, जिसको आप अननोन रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक रेसिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करते हैं। अगर आपने देखा होगा तो रेसिस्टेंस बॉक्स में क्या होता है, बहुत सारी कीज होती है, जिस भी की को आप रिमूव कर दो वो वाला रेसिस्टेंस सर्किट में लग जाता है। तो रेसिस्टेंस बॉक्स को आप ऐसे बोल सकते, इसको पहले तो मैं एस से शो करूंगी, जैसे वहां आर से, तो यहाँ से यहाँ पे इसको एस से शो किया। यहाँ पे आप, ये आपका नोन रेसिस्टेंस होता है, आपको पता होता है आपने कौन सा कितने अमाउंट का रेसिस्टेंस यहाँ कनेक्ट किया है। मैम ठीक है, हाँ बोलो। मैम जो आपने नोन रेजिस्टेंस और अननोन रेजिस्टेंस से वोल्टेज नहीं लगा दिए मैम, नोन रेजिस्टेंस दूसरी साइड आता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो कहीं भी लगा सकते हैं। पहली बात तो आर भी एग्जैक्टली आ सकता है, आर है, आर है अननोन रेसिस्टेंस। कोई नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल नहीं है ना, तो कहीं पे भी आ सकता है। नॉन रजिस्टर बोलेंगे। बेटा अभी आप इसका फंक्शनिंग देखोगे, जो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो आपको फील होगा कि इट इज मैम ये जो थिक मेटल होती है, हमने सुना है कॉपर से ज्यादातर बनी होती है। मैम क्यों कॉपर से बनी होती है? बेटा कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, नॉट अ बेस्ट वन, इट्स अ गुड वन। ठीक है, और चीप होता है। आप सिल्वर वगैरह भी यूज कर सकते हो, बट अगेन सिल्वर में हम बातें नहीं। देखो ये है गैल्वेनोमीटर, जिसमें कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, और ये जो यहाँ पे पॉइंट है, लेट्स से इसको मैं सी बोल दूं, इसको डी बोल दूं, यहाँ पर ये वाला वायर जो कनेक्टेड है इसको ए और बी बोल दूं, और ये जो डी पॉइंट जहाँ पे कनेक्टेड है ना गैल्वेनोमीटर के, एक एंड तो देखो सी से कनेक्टेड हो गया, दूसरा एंड जो है वहां पे होता है एक जॉकी। ठीक है, जॉकी क्या होता है, एक शार्प मेटल एज होता है, एक शार्प नाइफ एज होता है, ऐसा मान सकते हो। मेटल्स शार्प नाइफ एज करके आप देख सकते हो। क्या होता है, हम इसको ना वायर पे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रखते हैं और हमको वैल्यूज देखने मिलती है।
अब एक बात ध्यान से सुनना, एक चीज और लगा दूं यहाँ पर एक सेल होती है, थोड़ा सही से लगा, बल्कि सेल के साथ एक काम करो, एक की भी लगा दो। ये वाला ना सेटअप समझ लेना, क्वेश्चन में हेल्प करेगा। यहाँ पर हमने एक की कनेक्ट कर दी और इधर आप लगा दीजिए एक सेल, बैटरी लगा दीजिए, ठीक है, विच इज कनेक्टिंग लाइक दिस। अब देखो, आपको ना ये एक प्रिकॉशन भी दी जाती है कि आप जो वो जॉकी है, देखो कुछ ऐसी दिखती होगी, अगर जिन्होंने नहीं देखा है उनको दिखा दूं, ये ऐसी। मैम हम वैसे जब प्रैक्टिकल करते हैं तो हाथ से भी तो कर सकते हैं ना? नहीं, क्या हाथ लेके चलोगे? मैम उसे उठा के यूज करना होता है ना। चौकी की जगह पे मतलब मैम आ नहीं रहा था ना, तो फिर मैम ने हैंड से ही किया था मैम। हाथ से किया था? हाथ से कैसे कर लेंगे? अरे भाई करंट लग जाएगा, हाथ से नहीं कर सकते। ऐसे मैम से घूम रही थी वो? पर उन्होंने किया था। मैम Okay. यस मैम। ठीक है, जस्ट लिसन टू मी फॉर टाइमिंग, अभी देखो फिर बाद में आते हैं, ठीक है? जो करते हैं लिसन टू मी। देखो, आपको बोला जाता है कि भाई ये जो आपके पास जॉकी है, इसको स्लाइड मत करो वायर पे। क्यों? क्योंकि आप स्लाइड करोगे तो क्या होगा कि वो जो वायर है ना उसका कहीं से छिल जाएगा, कहीं से मोटा, कहीं से पतला हो जाएगा। ऐसा हम नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम मान के चलते हैं कि जो वायर है ना, इसमें 2-3 चीजें मानते हैं। देखो, सबसे पहले हम मानते हैं कि वायर जो है हमारे पास वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का है। हम उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ कुछ भी बदतमीजी नहीं करेंगे, इसलिए वायर को बहुत तक नहीं है। या आई गॉट दैट मैम, स्क्रीन तक नहीं है। यस, एक्चुअली में नहीं है। ठीक है, हम मानते हैं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वायर का। दूसरी चीज, मैंने आपको ध्यान करो, एक लेक्चर पढ़ाया था जहां मैंने रेसिस्टेंस का डिपेंडेंसी कंडक्टर्स में, इंसुलेटर्स में और एलॉयज में बताया था। तो हम यहाँ पे वो वाले मटेरियल्स यूज करेंगे उस 1 मीटर लॉन्ग वायर के लिए जिसका रेसिस्टेंस टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो। रेसिस्टेंस मस्ट बी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यानी कि एलॉय को यूज करेंगे। याद है डिस्कशन हुआ था एक ऐसा? यस मैम। देखो, मैं तुम्हें ना बता रही हूँ, ये तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी ही आने वाला है इस वाले अगली बार वाले संडे पे टेस्ट होगा। जरा तमीज से ना प्रीवियस लेक्चर्स उठा के रिवाइज करना शुरू कर दो, लंबा चैप्टर है। कह रहे थे कि हो सकता है कि मेजर टेस्ट हो 9 जुलाई को सीधा। मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। मैम ठीक है, होगा संडे को तो। मैम वापस। अभी मैम कंफर्म नहीं थे, मैम ने ऐसे बताया था बस। एक मिनट रुको, मेरी वीडियो मैम अटक इस गई है। संडे टेस्ट होगा। मैम टेस्ट पैटर्न में यही लिखा था मैम, वो एक एक मिनट रुकिए। शीट है ना। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैं अपने शब्द वापस लेने से वापस आ गई। ठीक है, अब मेरी बात सुनो शांति से। नहीं दिख रहा। मैम की भी बात है, वो दिखाना ही नहीं चाह रहा वापस लेते हुए शब्द मेरे को। मैम दो टाइम हो जाएगा। हाँ, तो मेरी पहले बात सुन लो भाई। रेसिस्टेंस मस्ट बी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। याद है मैंने कॉन्स्टेंटन वगैरह बोला था, है ना? ऐसे वायर्स का आप यूज कर सकते हो। सिंपल सी बात है, करंट फ्लो होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रेसिस्टेंस बिगड़ जाएगा। अपने को नहीं चाहिए वाली चीज, हम वही तो कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना? और कोई चीज इंपॉर्टेंट है? हाँ, यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज रह गई, और वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो वायर है ना, ठीक इसके पैरेलली ना यहाँ पर 1 मीटर स्केल भी लगा होता है, एक ऑर्डिनरी स्केल, राइट? जो आप लोगों की किट में भी होगा, पर आपकी किट में 30 सेंटीमीटर का मैक्सिमम होगा। ये 100 सेंटीमीटर वाला है। मैम, ये किस चीज का है? भैया स्केल, वुडन स्केल, नॉर्मली ऑर्डिनरी स्केल। अच्छा, अब एक बात सुनो, रुको फिर बात करते हैं। देखो होगा क्या, अभी 100 सेंटीमीटर का स्केल है, अज्यूम करो 0 है ए पर, 100 है बी पर। ठीक है, आपने चौकी को 40 पे रखा तो आपने देखा गैल्वेनोमीटर ने इधर की तरफ डिफ्लेक्शन किया है। लुक एट माय वीडियो कि गैल्वेनोमीटर ने इस तरफ ऐसे डिफ्लेक्शन किया है। आपने 70 पे जाके रखा तो आपने देखा कि गैल्वेनोमीटर ने ये डिफ्लेक्शन किया है। तो आप समझ गए कि 40 से 70 के बीच में कहीं ऐसा पॉइंट आएगा जब गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन शो करेगा। जीरो तो आप ऐसे पास आते रहोगे, देखोगे कहीं लेट्स से 55 पर गैल्वेनोमीटर ने सिंपल एक सीधा मतलब आपको दिखाया। उस पॉइंट पर जो 55 सेंटीमीटर आया ना, वो ए से आया होगा,
ए से जो भी पॉइंट आपका डी आया होगा दैट वुड बी 55 सेंटीमीटर ना बेटा, वो डिस्टेंस बोला जाता है एल, और एल को बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, आप ध्यान से इस बात को समझो, पूरे टाइम हमको बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं मिल रहा है, हम मेहनत कर रहे हैं चौकी को डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर रखकर I is equals to 0 अटेन करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाए। इज दैट ओके? तो ये बैलेंसिंग लेंथ हम फाइंड आउट करते हैं। अब इसके आगे क्या क्या होगा वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट लेक्चर।